नॉर्थ अफ्रीकन रेगिस्तान का एक इलाका। आज से करीब 10,000 साल पहले सर्द अंधेरी रात में एक छोटा सा कबीला अपनी कच्ची झोपड़ियों में चैन की नींद सो रहा था, जब आसमान से आती एक तेज रोशनी ने उनकी नींद उड़ा दी। बादलों के बीच से कोई चीज धरती पर उतर रही थी। उसे देख कबीले के लोगों में हाहाकार मच गया। सब डर कर भागने लगे, लेकिन एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में डर नहीं जिज्ञासा थी, वो उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। उसने देखा आसमान से आ रही वो चीज पिरामिड के आकार की एक विशालकाय स्पेसशिप थी। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, स्पेसशिप ठीक उसके सामने आकर रुक गया और उसमें से एक तेज चमकदार लाइट बीम निकली जो सीधा उस लड़के पर पड़ी और उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। इस घटना के हजारों साल बाद, समय सन 1928, इजिप्ट के गीजा में प्रोफेसर लैंगफोर्ड अपनी छोटी बेटी कैथरीन के साथ एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर पहुंचे, जहां मजदूरों को जमीन के नीचे दबी कोई बड़ी चीज मिली थी। लैंगफोर्ड उसे देख हैरान रह गया। वो एक विशालकाय गोलाकार पत्थर का ढांचा था जिस पर प्राचीन इजिप्शियन सिंबल्स बने हुए थे। जब प्रोफेसर लैंगफोर्ड उस खोज में उलझे थे, तब छोटी कैथरीन की नजर पास में रखे एक आर्टिफैक्ट पर पड़ी। वो था एक सोने का खूबसूरत लॉकेट जिस पर एक आंख जैसी आकृति बनी थी। ये प्राचीन इजिप्ट के सन गॉड यानी सूरज के देवता का प्रतीक चिन्ह था। कैथरीन ने उसे उठाकर चुपके से अपने पास रख लिया। इतने में ही मजदूरों का शोरगुल सुनकर लैंगफोर्ड जब दूसरी ओर गया तो एक अनोखी विशालकाय आकृति देख उसके होश गुम हो गए। मजदूर रस्सियों की मदद से एक बहुत बड़े गोलाकार धातु के स्ट्रक्चर को जमीन से सीधा खड़ा कर रहे थे। वो धातु का स्ट्रक्चर पुराने जमाने का नहीं, बल्कि किसी उन्नत सभ्यता का कोई डिवाइस जैसा लग रहा था। प्रोफेसर लैंगफोर्ड भी नहीं समझ पाए कि आखिर ये क्या बला थी। उसी स्ट्रक्चर के ठीक नीचे उन्हें पत्थर में दबा हुआ एक फॉसिल भी नजर आया। न जाने वो किस प्राणी का फॉसिल था। उसका सिर किसी सियार यानी जैकल की तरह लग रहा था। ये सदी की एक महान खोज थी जिसने नन्ही कैथरीन की आंखों में जिज्ञासा की चमक ला दी। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट डे में आ गई, जहां डॉक्टर डैनियल जैक्सन नाम का एक ब्रिलियंट लिंग्विस्ट यानी भाषा वैज्ञानिक प्राचीन इजिप्ट के खोजों पर अपनी नई थ्योरी बता रहा था। उसने एकेडमिक कम्युनिटी के सामने ये बताया कि गीजा के महान पिरामिड्स, जिसे अब तक प्राचीन इजिप्शियंस द्वारा बनाया गया कोई मकबरा माना जा रहा था, असल में वो कोई मकबरा नहीं है और ना ही उसे इंसानों ने बनाया था, क्योंकि वहां एक भी हायरोग्लिफिक यानी प्राचीन चिन्हों वाली लिखावट नहीं मिली है। ये सुनकर वहां बैठे लोग हंस पड़े। उन्होंने डैनियल की थ्योरी का मजाक बनाते हुए कहा कि अगर पिरामिड इंसानों ने नहीं बनाया तो क्या एलियंस ने बनाया है। डैनियल की खूब खिल्ली उड़ी और लोग हंसते हुए कमरा खाली कर गए। डैनियल, जो एक अनाथ था, अपनी पूरी जिंदगी उसने प्राचीन भाषाओं का मतलब समझने में लगा दी थी। उसकी सालों की रिसर्च आज एक पल में ही बेकार हो गई। अब उसके पास ना कोई जॉब थी, ना कोई घर, मगर एक नई उम्मीद उसका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। एक बूढ़ी औरत जिसने पूरी दिलचस्पी के साथ डैनियल की सारी थ्योरी सुनी। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, कैथरीन थी। वही कैथरीन जिसकी आंखों ने इजिप्ट की खुदाई में कई चौंकाने वाले रहस्य देखे थे और आज वो अपने पिता की तरह एक जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट थी। कुछ समय बाद जब डैनियल मायूस होकर वहां से जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहा था, तभी कैथरीन ने अपने एक गार्ड से कहकर उसे अपनी गाड़ी में बुलवाया। कैथरीन ने डैनियल को बताया कि वो उसकी थ्योरीज पर यकीन करती है और उसे एक जॉब देना चाहती है। उसका काम होगा इजिप्ट में मिले एक बहुत ही खास प्राचीन चित्रलिपि का ट्रांसलेशन करना। डैनियल के लिए ये एक बड़ा मौका था। वो राजी हो गया और कैथरीन के बताए अनुसार अगले ही दिन कोलोराडो में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी क्रीक माउंटेन में पहुंचा, जहां जमीन के 28 मंजिल नीचे था एक सीक्रेट लैब। वहीं उसकी कैथरीन से दोबारा मुलाकात हुई और कैथरीन ने उसे वो नायाब चीज दिखाई जो उसके पिता को सन 1928 में इजिप्ट में गिजा की खुदाई में मिला था, एक विशालकाय कवर स्टोन। डैनियल हैरानी से उसे देखता रह गया। उसने देखा उस गोलाकार कवर स्टोन में अंदर की तरफ प्राचीन इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और बाहर की तरफ कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे, ऐसे सिंबल्स जिन्हें डैनियल भी अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उन चित्रलिपि और उन सिंबल्स का मतलब अब तक कोई भी समझ नहीं पाया था। हालांकि डैनियल के तेज दिमाग ने देखते ही अंदर की तरफ बनी चित्रलिपि को समझ लिया। डैनियल ने बताया कि ये चित्र कह रहे हैं, लाखों साल पहले आकाश की गहराइयों में था रा यानी सूरज देवता, जिसे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और साथ ही दफना दिया गया उसका रहस्यमयी द्वार स्टारगेट। स्टारगेट ये नाम सुनते ही कैथरीन के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ गई। उसे गर्व हुआ कि डैनियल को यहाँ लाकर उसने कोई गलती नहीं की।
डैनियल को ये समझते भी देर नहीं लगी कि बाहर की तरफ जो अजीब से सिंबल्स थे वो दरअसल तारों के समूह यानी स्टार कॉन्स्टिलेशंस थे। यानी ये सिंबल्स आसमान के उन तारों के समूहों को दिखा रहे थे जो एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, जैसे ओरियन और अर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। अगले ही दिन मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई। डैनियल ने वहां सबको समझाया कि इन पत्थरों पर बने 6 स्टार सिंबल्स असल में अंतरिक्ष में एक खास जगह का एड्रेस है। डैनियल ने अपनी बात समझाने के लिए बोर्ड पर एक 3D क्यूब बनाया और बोला, आमतौर पर अंतरिक्ष में कोई भी एड्रेस बताने के लिए तारों की पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, स्पेस में 6 डायरेक्शंस होते हैं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं और बाएं। इन 6 डायरेक्शन से ही हम किसी खास जगह की लोकेशन बता सकते हैं। वैसे ही ये 6 सिंबल्स यानी 6 तारामंडलों का समूह 6 दिशाएं हैं जो किसी खास जगह की लोकेशन बता रही हैं। और उस स्टोन में एक 7वां और सबसे अहम सिंबल भी है। वो बिंदु है जो बताता है कि उस लोकेशन पर जाने के लिए यात्रा कहां से शुरू की गई। इस पर डैनियल ने कहा कि 7वां सिंबल उस गोलाकार स्टोन के ठीक नीचे बना है। उसमें एक छोटा पिरामिड है जिसके दोनों तरफ 2 लोगों की आकृति है और ऊपर एक लकीर है। सारे अधिकारी चौंक गए। जो काम उनके साइंटिस्ट्स 2 साल में नहीं कर पाए थे वो डैनियल ने 2 हफ्तों में करके दिखा दिया था। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट ने डैनियल के डेटा को गलत ठहराते हुए कहा कि उस डिवाइस में तो ऐसा कोई 7वां सिंबल है ही नहीं। ये सुनकर डैनियल चौंक गया और पूछा, कौन सा डिवाइस? तब मिलिट्री जनरल वेस्ट के इशारे पर डैनियल के पीछे की मेटल की दीवार, जो असल में एक ब्लाइंड शील्ड थी, ऊपर उठने लगी और उसे दिखाई दिया एक बड़ा लैब जहां रखी थी धातु की बनी वही गोलाकार विशालकाय आकृति जो कैथरीन के पिता को 1928 में गीजा में मिली थी। उसे देख डैनियल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसी नायाब चीज अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसने कैथरीन से पूछा कि आखिर ये है क्या चीज। इस पर कैथरीन ने मुस्कुराकर कहा, यही तो है तुम्हारा स्टारगेट। स्टारगेट वो दिव्य और रहस्यमय द्वार जिसका जिक्र सदियों पुरानी इजिप्शियन लिपियों में मिलता है। ऐसा माना जाता था कि यही वो रास्ता है जहां से सूर्य देव रा स्वर्ग से धरती पर उतरे थे। कंट्रोल रूम में उस डिवाइस को स्टार्ट करने की सारी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। तभी एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की मदद से उस डिवाइस को स्टार्ट किया। स्टारगेट के चक्र पर भी वैसे ही ढेर सारे सिंबल्स बने हुए थे। डैनियल एक एक कर उन सिंबल्स को ध्यान से देख रहा था। तभी उसे कुछ दिखाई दिया, एक पिरामिड जैसा सिंबल जिसके ऊपर एक सीधी लाइन और एक गोल आकृति बनी हुई थी। डैनियल तुरंत समझ गया कि यही वो 7वां सिंबल है जिसकी उन्हें तलाश थी। पिरामिड के ऊपर जो गोल आकृति है वो हमारा सूरज है। पिरामिड के अगल बगल बैठे 2 आदमी सूरज की पूजा कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी का सिंबल था। डैनियल ने वो खोज निकाला था जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था और उसी वजह से इस मशीन को कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाया था। कैथरीन ने फौरन मिलिट्री जनरल वेस्ट को फोन किया और उन्हें बताया कि डैनियल ने स्टारगेट के सारे सिंबल्स ढूंढ लिए हैं। जनरल के गो अहेड कहते ही स्टारगेट को शुरू कर दिया गया। उसके बाहरी चक्र पर 7 डायल्स थे। टेक्नीशियन ने एक एक करके उन 6 सिंबल्स को डायल्स पर लाया जो उन्हें कवर स्टोन पर मिले थे और फिर 7वां सिंबल यानी अर्थ वाला सिंबल डायल पर लाते ही सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। और फिर एक ही पल में स्टारगेट के गोल चक्र के बीचों बीच पानी जैसी चमकती लहराती सतह उभर आई। वहां मौजूद तमाम इंसान सांसें रोककर उसे देखते रह गए। इतिहास का वो खोया हुआ रहस्य अब फिर से उजागर होने वाला था। जनरल वेस्ट के आदेश पर उसी वक्त स्टारगेट के अंदर एक रिमोट कंट्रोल्ड प्रोब भेजा गया जिसमें कैमरे लगे थे। जैसे ही प्रोब ने उस पानी जैसी सतह को छुआ, वो तेजी से उसके अंदर खिंच गया। सभी ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो प्रोब कहां गया और उसने कैसी तस्वीरें खींची। उन्होंने कंप्यूटर पर प्रोब की लोकेशन ट्रेस की और देखा प्रोब करोड़ों लाइट ईयर्स दूर कैलियम नामक एक गैलेक्सी में जा पहुंचा था। यानी कि वो स्टारगेट एक वर्म होल था जो 2 दुनियाओं को जोड़ता था और उसकी मदद से अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया जाता था। इतने में ही उनका प्रोब से संपर्क टूट गया और स्टारगेट भी अपने आप ही बंद हो गया। हालांकि सिग्नल लॉस्ट होने से पहले प्रोब से कुछ धुंधली तस्वीरें आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि दूसरी तरफ भी एक स्टारगेट था। उस दरवाजे से ही प्रोब दूसरी दुनिया में पहुंच गया। प्रोब से मिला डेटा ये भी बता रहा था कि वहां का एटमॉस्फेयर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही है, यानी वहां की ग्रेविटी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सब कुछ सेम है। इसका मतलब था कि उस स्टारगेट से इंसानों को भी दूसरी ओर भेजा जा सकता था। लेकिन तभी डैनियल ने देखा उस दूसरे स्टारगेट के सिंबल्स यहाँ मिले इस स्टारगेट के सिंबल से अलग थे। यानी कि अगर किसी इंसान को वहां भेजा जाए तो उसे वापस पृथ्वी पर आने के लिए पहले उन सिंबल्स को समझना होगा, तभी वो उस स्टारगेट में पृथ्वी की लोकेशन सेट कर सकता है।
और पृथ्वी पर वापस लौट सकता है। मगर जनरल वेस्ट को ये नामुमकिन लग रहा था। वो सिंबल्स दूसरी दुनिया के थे, उन्हें समझना आसान नहीं था। इसलिए जनरल वेस्ट ने फैसला किया कि वहां कोई भी मानव मिशन नहीं भेजा जाएगा। लेकिन डैनियल ने तुरंत कहा कि वो ये कर सकता है। उसने जनरल वेस्ट को भरोसा दिलाया कि वो उन सिंबल्स को डिकोड कर सकता है और टीम को पृथ्वी पर वापस भी ला सकता है। डैनियल की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि जनरल वेस्ट ने उसी वक्त डैनियल को भी टीम में शामिल कर लिया और इस तरह इंसानों को स्टारगेट में भेजने का मिशन शुरू हुआ। डैनियल इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मिलिट्री ने कर्नल जैक ओ'नील को मिशन लीड करने के लिए चुना, जो ऐसे खतरनाक मिशन के लिए ही बना था। वो अपनी टीम तैयार करने लगा। इधर डैनियल भी मिशन के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान कैथरीन उसके पास आई और उसे वो लॉकेट सौंप दिया जो उसने बचपन में स्टारगेट के पास से उठा लिया था। कैथरीन ने डैनियल से कहा कि ये गुड लक के लिए है, इसे वापस जरूर लेकर आना। डैनियल ने मुस्कुराकर हाँ कहा। इसी के साथ एक बार फिर स्टारगेट एक्टिवेट किया गया। एक बार फिर उस चक्र के बीच पानी जैसी चीज उभर आई। उन्होंने पहले एक प्रोब के जरिए अपने सारे हथियार और सारे सामान उसके अंदर भेजे और फिर निडर जैक बेझिझक अपनी टीम को लीड करते हुए पोर्टल में चला गया। आखिर में डैनियल की बारी थी। उसने हिचकिचाते हुए अपनी उंगलियों से उस पानी जैसी चीज को छुआ और फिर अपनी आंखें बंद करके उस वर्म होल में समा गया। अंतरिक्ष में एक बर्फीली तेज रफ्तार सुरंग से गुजरने के बाद डैनियल सीधा एक अंधेरे कमरे में आ गिरा। सारी टीम भी वहीं मौजूद थी। जैक ने डैनियल को संभाला। टीम ने अपने फ्लैशलाइट्स ऑन किए और देखा वो एक दूसरे ग्रह पर एक दूसरे स्टारगेट के सामने खड़े थे। वो स्टारगेट बस कुछ सेकंड्स एक्टिवेट रहा और फिर अपने आप बंद हो गया। जैक ने टीम को 3 टुकड़ियों में बांटा और उस जगह का जायजा लेने लगा। उन्होंने देखा वो इमारत जिसके अंदर वो मौजूद थे विशाल चट्टानों से बनी हुई थी। ठीक वैसी ही चट्टानें जिनसे इजिप्ट के पिरामिड्स बने हैं। वे सभी जब उस अंधेरी जगह से बाहर आए तो बाहर का नजारा देखकर वो सन्न रह गए। बाहर मीलों तक फैला रेगिस्तान था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे वो पृथ्वी के किसी रेगिस्तान में ही आ गए हों। लेकिन जब उन्होंने इमारत से बाहर निकलकर आसमान की ओर नजर डाली तो उनके होश उड़ गए। वे जिस इमारत से निकले थे वो भी एक विशालकाय पिरामिड था और उसके ऊपर आसमान में 3 विशाल चंद्रमाएं नजर आ रही थी। यानी वो सचमुच धरती से करोड़ों मील दूर एक दूसरे प्लेनेट पर आ पहुंचे थे। जैक और उसकी टीम ने फौरन उस जगह का सर्वे शुरू कर दिया। इस दौरान डैनियल उस पिरामिड के आसपास घूमकर उसकी छानबीन कर रहा था। जैक ने अपनी टीम से जल्दी काम खत्म करने को कहा, क्योंकि एक तो करोड़ों लाइट ईयर्स दूर वो अनजान जगह और ऊपर से चारों ओर फैली अजीब सी खामोशी उसे किसी खतरे का संकेत दे रही थी। जैक ने डैनियल को बुलाया और वापस लौटने के लिए उसे जल्दी स्टारगेट शुरू करने का आदेश दिया। मगर डैनियल ने कहा कि उसे और टाइम चाहिए, क्योंकि स्टारगेट में पृथ्वी का लोकेशन सेट करने के लिए पहले उसे यहाँ के स्टारगेट में मौजूद सिंबल्स को समझना होगा। डैनियल ने बताया कि ये पिरामिड भी बिल्कुल पृथ्वी के पिरामिड जैसा है। इसके भी अंदर या बाहर कोई भी चित्रलिपि या निशान नहीं है। लेकिन जिस तरह पृथ्वी के पिरामिड से कुछ दूर प्राचीन इजिप्शियंस रहते थे, वैसे ही यहाँ भी आसपास कोई न कोई सभ्यता जरूर होगी जिनके पास कोई पुरानी चित्रलिपि या कोई निशान जरूर होगा, जिसकी मदद से वे यहाँ के स्टारगेट के सिंबल्स को भी समझ सकते हैं। मगर ये सुनकर जैक और उसकी टीम सख्ते में आ गई। वे डैनियल के भरोसे ही यहाँ आए थे, मगर अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि डैनियल ने उन्हें फंसा दिया है। सोल्जर डैनियल को पीटने पर उतारू हो गए, मगर जैक ने अपने सोल्जर्स को शांत करा दिया और जल्दी वहां एक कैंप लगाने को कहा। इसके बाद जैक वापस टारगेट के पास आ गया और एक डिवाइस को असेंबल करने लगा। असल में वो डिवाइस एक न्यूक्लियर बॉम्ब थी। इसी दौरान उधर सोल्जर्स ने कैंप तैयार कर लिया था। वे सब के सब इस चिंता में थे कि आखिर घर वापस कैसे लौटेंगे। मगर वहीं डैनियल बिल्कुल बेफिक्र था। वो उस कैंप से दूर एक टीले के पास अकेला बैठकर अपनी कैंडी बार खा रहा था, जैसे यहाँ पिकनिक मनाने आया हो। तभी अचानक उसने सामने रेत पर गौर किया। उसने देखा जमीन पर किसी के कदमों के निशान थे जो दूर तक जा रहे थे। लग रहा था जैसे कोई हाल ही में वहां से गुजरा हो। डैनियल जब उन कदमों के निशान का पीछा करता हुआ एक टीले के पार गया तो सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने था एक अजीब सा बड़ा जानवर जो वहां रेगिस्तान में उगे झाड़ पौधे खा रहा था। डैनियल उससे डरा नहीं बल्कि उसे पुचकारता हुआ उसके पास आ गया और उसे प्यार से सहलाने लगा। वो जानवर कोई पालतू लग रहा था। डैनियल उसे अपना कैंडी बार खिलाने लगा, लेकिन तभी जैक अपने 2 साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने डैनियल को उस जानवर से दूर हट जाने के लिए कहा, मगर डैनियल ने उन्हें समझाया कि ये जानवर खतरनाक नहीं है, ये पालतू है, इस पर लगाम भी लगा हुआ है।
उसी पल उस जानवर ने भी जैक और उसके साथियों को देख लिया। वो डर गया और भागने लगा। डैनियल उसकी लगाम की रस्सी के ऊपर ही खड़ा था। उसका पैर लगाम की रस्सी में फंस गया, जिससे वो भी जानवर के साथ खिंच गया। वो जानवर डैनियल को घसीटते हुए अपने साथ बहुत दूर ले आया। डैनियल बेहोश हो गया, पर वो जानवर डैनियल को चाट चाट कर होश में ले आया। होश में आते ही डैनियल ने देखा जैक और उसके 2 सोल्जर्स भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन वे डैनियल को छोड़कर एक टीले के उस पार कुछ देख रहे थे। डैनियल ने भी वहां जाकर देखा और भौचक्का रह गया। टीले के उस पार नीचे एक विशाल खदान थी, जहां हजारों मजदूर खुदाई कर रहे थे। वो लोग बिल्कुल प्राचीन इजिप्ट के गुलामों जैसे दिख रहे थे। उन्होंने भी डैनियल, जैक और 2 सोल्जर्स को देख लिया और काम छोड़कर एक जगह पर जमा हो गए। जैक और उसके साथियों के पास बंदूकें थी। वो चारों बिना डरे उन मजदूरों के पास आए। वे मजदूर पत्थर की मूरत बने खड़े थे। जैक ने डैनियल को उनसे बात करने को कहा। डैनियल घबराता हुआ आगे बढ़ा। तभी मजदूरों की नजर डैनियल के गले में लटके लॉकेट पर पड़ी। वही लॉकेट जिसमें सन गॉड रा का सिंबल बना था। उसे देख एक मजदूर ने सभी से चिल्लाकर अपनी मूल भाषा में कुछ कहा, जिसे सुनकर सब के सब डैनियल के सामने सिर झुकाकर बैठ गए, जैसे वो अपने भगवान के सामने बैठे हों। डैनियल और जैक को ये अजीब लगा। इतने में ही उन्हें कुछ लोगों का एक काफिला आता हुआ दिखा। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी उन लोगों का मुखिया लग रहा था। सिर झुकाकर उनके पास आया और शांति के प्रतीक के तौर पर अपनी लाठी आगे की। जवाब में डैनियल ने भी अपनी जेब से एक कैंडी बार निकालकर मुखिया को थमा दिया। मुखिया ने झिझकते हुए उसे खाया और उसके स्वाद से उसका चेहरा खिल उठा। उसने कासुफ कहकर अपनी ओर इशारा किया, यानी कि उसका नाम कासुफ था। कासुफ ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। डैनियल उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया, मगर जैक कतरा रहा था। उसे किसी खतरे की बू आ रही थी। इस पर डैनियल ने उसे समझाया कि अगर उन्हें घर वापस जाना है तो इनके साथ चलना होगा। हो सकता है इनके पास टारगेट के सिंबल को समझने का कोई सुराग मिल जाए। ये सुनकर जैक राजी हो गया। कासुफ के पीछे पूरा काफिला एक कतार में बढ़ चला और जल्दी ही वे लोग एक गांव पहुंच गए। रेगिस्तान के बीचों बीच कच्ची मिट्टी की इमारतों से बना एक छोटा सा मगर घनी आबादी वाला गांव। वहां पहुंचते ही उन्हें गांव के बीचों बीच दिखाई दिया एक बड़ा सा सुनहरा गोलाकार सिंबल, आई ऑफ रा, यानी सन गॉड का सिंबल। इससे साफ था कि कासुफ और उसके लोग भी उसी सूरज के देवता रा को पूजते थे, जिन्हें प्राचीन इजिप्ट के लोग पूजा करते थे। कासुफ और उसके लोग डैनियल के पास वो लॉकेट देखकर उसे भगवान का दूत समझ रहे थे। वहीं डैनियल को अब पूरा यकीन था कि यहाँ उन्हें स्टारगेट के बारे में जरूर कोई जानकारी मिल जाएगी, इसलिए उसने कुछ समय यहाँ रुकने का फैसला किया। मगर तभी अचानक एक हॉर्न बजा और गांव के सारे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। इतने में ही कासुफ के इशारे पर कुछ लोग गांव का मुख्य द्वार बंद करने लगे। ये देखकर जैक को लगा कि कासुफ उन्हें कैद करना चाहता है। उसने और उसके साथियों ने दरवाजा बंद कर रहे लोगों को पीटकर अपने शिकंजे में कंस लिया और गन फायर करते हुए उन्हें दूर रहने की वार्निंग दी। लेकिन कासुफ उन्हें शांत रहने का इशारा करने लगा। इतने में ही उसका बेटा सकारा आगे आया और जैक को दिखाया कि बाहर रेत का तूफान आ रहा है, इसलिए वे लोग मुख्य द्वार बंद कर रहे हैं। ये देखकर जैक की जान में जान आ गई। उन्होंने गांव वालों को छोड़ दिया। तूफान थमने तक उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। इसी तरह रात हो गई और कासुफ ने अपने मेहमानों के लिए एक शानदार दावत रखी थी। कासुफ, जो डैनियल को भगवान का दूत मान रहा था, उन्होंने डैनियल को एक भुने हुए अजीब से जानवर का मांस परोस दिया। डैनियल को उसे देख घिन आ रही थी, मगर वो सम्मान को ठुकरा नहीं सकता था। उसने झिझकते हुए एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मांस खाकर डैनियल खुश हो गया। उसका स्वाद चिकन जैसा था। दावत के बाद जैक ने डैनियल से कहा कि अब उन्हें जल्दी अपना काम करके निकल जाना चाहिए। इस पर डैनियल कासुफ के पास आया और उसे अपना लॉकेट दिखाते हुए जमीन पर सूरज के देवता रा का सिंबल बनाने लगा, ये पूछने के लिए कि वे लोग सन गॉड रा के बारे में क्या जानते हैं। मगर कासुफ ने घबराकर डैनियल का बनाया सिंबल मिटा दिया और उसे इशारा किया कि यहाँ पढ़ना लिखना सख्त मना है। इसके बाद कासुफ ने डैनियल को कुछ महिलाओं के हवाले कर दिया, जो उसे एक तंबू में ले गई और उसे नहला धुलाकर तैयार कर दिया। तभी तंबू में एक खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। वो लड़की कासुफ की बेटी थी। डैनियल को लगा कि वो भी उसकी सेवा करने आई है, मगर उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये देखकर डैनियल असहज हो गया। उसने उस लड़की को रोका और कहा कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है। वो उसे वापस कपड़े पहनाकर तंबू से बाहर ले गया। बाहर कासुफ और गांव के बाकी लोग खड़े थे। कासुफ को लगा कि डैनियल को उसकी बेटी पसंद नहीं आई। वो घबरा गया और जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। डैनियल के पास अब कोई चारा नहीं था। वो कासुफ की बेटी को ठुकराकर उसका अपमान नहीं करना चाहता था,
इसलिए उसने कासुब से इशारे में कहा कि वो इस तोहफे से बहुत खुश है। वो उस लड़की को गले लगाकर वापस तंबू के अंदर ले गया, मगर डैनियल का इरादा गलत नहीं था। वो लड़की से दूर हट गया और फिर उसे डैनियल कहकर अपना परिचय दिया। इस पर उस लड़की ने भी अपना नाम शाउरी बताया। अब वक्त बिताना ही था तो डैनियल ने उससे जानकारी लेने की कोशिश की। उसने जमीन पर पिरामिड का निशान बनाया और शाउरी को समझाने की कोशिश करने लगा कि वे लोग पिरामिड के अंदर से यहाँ आए हैं, मगर शाउरी भी उस सिंबल से डर रही थी। ये देख डैनियल निराश होकर शाउरी से दूर चला गया। शाउरी को ये अच्छा नहीं लगा। तभी उसने डैनियल के बनाए पिरामिड के ऊपर एक गोल आकार बना दिया। डैनियल हैरान रह गया क्योंकि ये अर्थ का सिंबल था। उसने शाउरी से इशारे में पूछा कि क्या उसने ये सिंबल कहीं देखा है। शाउरी ने हाँ कहा। ये सुनकर डैनियल खुश हो गया और शाउरी को वो जगह दिखाने को कहा जहाँ ये सिंबल है। शाउरी उसे अपने साथ ले गई। इसी दौरान दूसरी ओर बाकी सोल्जर्स रेत के तूफान के कारण पिरामिड के अंदर आकर छुप गए थे। सोल्जर्स घबराए हुए थे क्योंकि उनका जैक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्हें अब लगने लगा कि जैक, डैनियल और उसके बाकी साथी मारे जा चुके हैं। यहाँ से निकल पाना अब उन्हें नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक ही पिरामिड की जमीन हिलने लगी। सोल्जर्स सहम गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या तूफान आ रहा है। पिरामिड के ऊपर तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल आसमान से खोखले पिरामिड के आकार की एक विशालकाय स्पेसशिप उसे ढकती हुई उसके ऊपर आकर ठहर गई, मानो वो पिरामिड उसकी लैंडिंग साइट हो। ये बिल्कुल वैसी ही स्पेसशिप थी जो कहानी की शुरुआत में आदिकाल के समय में दिखाई दी थी। उस खतरे को भांपकर डरे सहमे सोल्जर्स बंदूक लेकर दरवाजे के पास तैनात हो गए। तभी अगले ही पल कोई साया पिरामिड के अंदर मंडराने लगा। उसने एक एक कर सारे सोल्जर्स को मारकर बेहोश कर दिया। अंत में केवल एक सोल्जर बाकी रह गया था। वो घबराया हुआ अपनी मशीन गन लोड कर रहा था। तभी अचानक साये ने उस पर भी हमला कर दिया। सोल्जर दूर जा गिरा। उसी पल उसकी आंखों ने एक खौफनाक दृश्य देखा। वो साया सियार की खोपड़ी वाला एक अजीब सा प्राणी था। उसने सोल्जर को घूर कर देखा। उसकी आंखें किसी नीली लाइट बल्ब सी चमक उठी और अगले ही पल उसने अपने हथियार से उस सोल्जर को भी घायल कर दिया और उसे घसीटकर अपने साथ ले गया। इसी दौरान दूसरी तरफ शाउरी डैनियल को लेकर एक गुफा में आ पहुंची। डैनियल ने जब गुफा की दीवारों पे नजर डाली तो उसकी आंखें चमक उठी। पूरी गुफा की दीवारें हाइरोग्लिफ्स यानी प्राचीन चित्रलिपि से भरी हुई थी। डैनियल को लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। तभी उसने गौर किया कि ये चित्रलिपि प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि से लगभग मिलती जुलती थी और यहाँ के लोगों की भाषा भी प्राचीन इजिप्शियंस की भाषा से मेल खाती थी। बस उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क था। डैनियल प्राचीन इजिप्शियंस की भाषा में माहिर था। उसे शाउरी की भाषा सीखने में देर नहीं लगी। उसने दीवारों में बनी चित्रलिपि से सन गॉड रा, इस प्लेनेट और शाउरी के पूर्वजों के बारे में सारी जानकारी हासिल की और जो उसे पता चला वो चौंकाने वाला था। जब जैक उसे ढूंढता हुआ वहां आया तो डैनियल ने जैक को बताया कि असल में रा, जिसे सूरज का देवता समझा जाता था, एक एलियन ट्रेवलर था। उसका प्लेनेट खत्म हो रहा था। उनकी सभ्यता अंत के कगार पर खड़ी थी। खुद को और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए रा को किसी ऐसे प्लेनेट की जरूरत थी जो जीवन से भरपूर हो और उसे हमारी पृथ्वी मिल गई। वो करीब 10,000 साल पहले धरती पे उतरा था, यानी आदि मानव के जमाने में। वही समय जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। उसने देखा कि इंसानों का शरीर स्ट्रॉन्ग है और अगर वो किसी इंसान का शरीर ले ले तो वो जिंदा रह सकता है। उसने एक नौजवान लड़के को चुना, एक निडर बहादुर लड़के को, और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकालकर खुद उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह जो किसी के शरीर में रहकर जिंदा रहता है। एक इंसानी शरीर लेकर वो इंसानों का भगवान बन गया और कहलाने लगा सन गॉड रा। पृथ्वी के लोग उसे डर की वजह से पूजते थे। प्राचीन काल में उसने स्टारगेट का इस्तेमाल करके धरती से हजारों इंसानों को गुलाम बनाकर यहाँ इस प्लेनेट पर लाया ताकि वो उसके लिए खनिज यानी मिनरल की खुदाई कर सके, क्योंकि इस प्लेनेट पर ही मौजूद था वो खनिज जिससे रा की सारी टेक्नोलॉजी बनी थी। मगर फिर अर्थ पर इंसानों को एहसास हो गया कि रा उन पर अत्याचार करता है। उन्होंने रा के खिलाफ बगावत कर दी और स्टारगेट को दफना दिया ताकि रा कभी धरती पर वापस ना लौट सके। हालांकि तब तक रा ने इस प्लेनेट पर काफी सारे मजदूर इकट्ठा कर लिए थे। रा को समझ आ चुका था कि धरती पर बगावत की असली वजह थी इंसानों की जागरूकता। इसलिए इस प्लेनेट पर रा ने इंसानों का पढ़ना लिखना बंद करवा दिया ताकि लोग उसकी टेक्नोलॉजी समझ न पाए। वे उसे भगवान मानते रहे और हमेशा उसकी गुलामी करते रहे। इससे साफ था कि इस प्लेनेट के सारे लोग धरती के इंसान थे, ज्यादातर इजिप्ट से लाए गए। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भाषा में बदलाव के कारण उनकी भाषा कुछ अलग लगती थी,
मगर उनकी भाषा भी प्राचीन इजिप्ट से ही आई थी, इसलिए डैनियल अब उनकी भाषा भी समझने लगा था। इन्हीं बातों के दौरान जैक का एक सोल्जर कवाल्स्की उन्हें ढूंढता हुआ वहां आया। उसने उन्हें दिखाया गुफा के एक और हिस्से में एक गोलाकार चट्टान पर कुछ सिंबल्स का पूरा सेट बना हुआ था। उसे देख डैनियल खुश हो गया, क्योंकि यही स्टारगेट के 7 सिंबल्स का सेट था जो उन्हें अर्थ पर ले जा सकता था। डैनियल ने कहा कि शायद ये भी इन लोगों के पूर्वज ने बनाया होगा, इस उम्मीद में कि कभी वे अपनी धरती पर वापस लौट सके। तभी डैनियल ने देखा कि वो केवल 6 सिंबल्स थे। उस पत्थर में से 7वां सिंबल यानी कि इस प्लेनेट का सिंबल टूटकर गिर चुका था। डैनियल ने जमीन पर बिखरे उस टूटे हुए चट्टान के टुकड़े को जोड़कर देखा, लेकिन वो सिंबल घिसकर पूरी तरह मिट चुका था। 7वें सिंबल के बिना उनका लौट पाना नामुमकिन था। अब जैक के भी सब्र का बांध टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि डैनियल अब कुछ नहीं कर सकता, वे कभी घर नहीं जा सकते। जैक उसी वक्त डैनियल और अपने 2 सोल्जर्स को लेकर गांव से निकल गया और पिरामिड की तरफ जाने लगा। इस दौरान कासुब का बेटा सकारा अपने दोस्तों के साथ छुपकर उनका पीछा कर रहा था। तभी वे जब पिरामिड के पास पहुंचे तो उन्होंने पिरामिड के ऊपर लैंड हो चुके रा के स्पेसशिप को देखा। जैक फौरन सतर्क हो गया। उसने पहले दूरबीन से आसपास का जायजा लिया और जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वो बाकियों को लेकर पिरामिड के अंदर चला आया। उन्होंने देखा पिरामिड के अंदर गोलियों के खाली शेल पड़े थे। इससे समझ आ रहा था कि यहाँ जरूर एलियन और सोल्जर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। तभी उन्हें वहां किसी की परछाई नजर आई। वे सभी दीवार के पीछे छुप गए। वो परछाई उसी एलियन प्राणी की थी जिसने जैक के साथियों को मारा था। उसके करीब आते ही जैक के इशारे पर उसके साथी ब्राउन ने बाहर निकलकर उस एलियन पर हमला किया, मगर उस प्राणी ने अपने खतरनाक हथियार से एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। ये देखकर कवाल्स्की उसे मारने गया, लेकिन उस प्राणी ने उसे भी घायल कर दिया। अब जैक के पास बस एक ही चारा था। वो डैनियल को लेकर फौरन स्टारगेट के पास आ गया और उसे सामने नजर रखने के लिए कहा। फिर जैक अपना न्यूक्लियर बॉम्ब निकालने लगा। अब एलियन के कुछ भी करने से पहले वो स्टारगेट और उनके शिप को ही उड़ा देना चाहता था। जैक ने रोवर में मौजूद एक हिडन पैनल खोला जहां उसने बॉम्ब छुपाया था, मगर वो चौंक गया क्योंकि बॉम्ब वहां से गायब था। जैक कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ऊपर छत से एक गोलाकार द्वार खुला और वहां से कमरे के बीच में कुछ रिंग्स की कतार आकर जमा हो गई। असल में वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस था जिसके जरिए रा का मुख्य अंगरक्षक अनुबिस अपने 2 गार्ड्स के साथ वहां प्रकट हो गया। डैनियल ने डर के मारे उस पर बंदूक तान दी, लेकिन अनुबिस के हाथ में हथियार देख जैक ने डैनियल को बंदूक नीचे रखने को कहा और सरेंडर कर दिया। अनुबिस ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर ऊपर रा के स्पेसशिप में ले आया। इतने में ही रा कुछ आदिकाल के बच्चों के साथ वहां आया। उसका चेहरा एक सोने के मास्क के पीछे छुपा था। उसके 2 नौकर जैक का न्यूक्लियर बॉम्ब वहां लेकर आए। रा ने अपनी मूल भाषा में जैक से कहा कि क्या वो यहाँ उसे खत्म करने आया है। जैक को तो उसकी भाषा समझ नहीं आई, मगर डैनियल समझ गया। उसने जैक से पूछा कि उसका प्लान क्या था, उसने ये बॉम्ब क्यों लाया, मगर जैक कुछ नहीं बोला। तभी रा के हुक्म पर अनुबिस और उसके बाकी गार्ड्स ने अपने हेलमेट हटाए। नकाब के पीछे छुपा था इंसानी चेहरा। ये सब एलियंस ही थे जिन्होंने आदिकाल के इंसानों के शरीर में कब्जा कर लिया था। फिर रा ने भी अपना मास्क हटाया। रा ने उसी नौजवान लड़के के शरीर में कब्जा किया था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में आदिकाल में देखा था। उसके नन्हे सेवक भी असल में एलियंस ही थे। सारे सैनिक जैसे ही रा के आगे नतमस्तक हुए, तभी मौका पाकर जैक ने अचानक एक गार्ड से उसका वेपन छीना और एक एक कर सारे गार्ड्स को उड़ाने लगा। तभी एक गार्ड ने जैक पर हमला किया, मगर डैनियल बीच में आ गया और उस हमले में वो मारा गया। गुस्से में जैक ने रा पर निशाना साधा, मगर रा के नन्हे सेवक उसके बीच आ गए। जैक बच्चों पर फायर करने से हिचकिचाने लगा। तभी पीछे से अनुबिस आया और जैक को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। उसी पल रा ने मरे हुए डैनियल के गले में अपनी ही निशानी वाला वो लॉकेट देखा। उसे समझ आ गया कि यहाँ गांव के मजदूरों ने डैनियल को अपना भगवान मान लिया है। ये देखकर रा गुस्से से भर गया। उसने जैक को एक अंडरग्राउंड जेल के अंदर डलवा दिया जहाँ उसके बाकी सोल्जर्स भी कैद थे। इसके बाद रा ने मजदूरों को सजा देने का फैसला किया। इसी दौरान बाहर सकारा और उसके साथी सोल्जर्स के कैंप में मौजूद उनकी बंदूकें और हथियार जमा कर रहे थे। जब उन्होंने रा के 2 लड़ाकू विमान गांव की तरफ जाते देखे, एलियन शिप पूरे गांव में हवाई हमला करने लगे। पूरे गांव में भगदड़ मच गई। कासुब घुटनों के बल बैठकर उनसे रहम की भीख मांगने लगा। इस पर विमान से एक चेतावनी आई कि आगे से गांव वाले किसी भी अजनबी की मदद ना करें। ये चेतावनी देकर दोनों विमान वापस चले गए, मगर इस हमले में गांव के बहुत से लोग मारे गए। सकारा और उसके दोस्त जब गांव पहुंचे तो उन्हें सिर्फ तबाही और लाशें दिखी।
इसी बीच शाओरी ने सकारा से पूछा कि डेनियल का क्या हुआ, मगर सकारा कुछ नहीं बोल पाया। उसका मायूस चेहरा देखकर वो समझ गई कि डेनियल अब नहीं रहा। वो रो पड़ी, क्योंकि इस गांव के नियम के हिसाब से किसी आदमी के साथ रात गुजारना मतलब उससे शादी करना था, यानी कि डेनियल उसका पति बन चुका था। इसी दौरान उधर रा के शिप पर एक मशीनी ताबूत खुला और अचानक उसके अंदर से डेनियल गहरी सांसें भरता हुआ जाग उठा। एलियन की इस मशीन ने उसे वापस जिंदा कर दिया था। उसके जख्म भी ऐसे भर चुके थे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी जब वो उठकर बाहर आया तो उसका सामना एक बार फिर रा से हुआ। डेनियल ने उससे पूछा कि उसे वापस जिंदा कैसे किया गया। इस पर रा ने उसे बताया कि उसने इंसानी नस्ल को इसलिए चुना था क्योंकि उनके शरीर रिपेयर करने में आसान थे। डेनियल को वहीं वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नजर आया। उसने रा से पूछा कि वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या करने वाला है। रा ने कहा कि उन्हें स्टारगेट दोबारा नहीं खोलना चाहिए था। अब वो जल्द ही उस न्यूक्लियर वेपन को स्टारगेट से अर्थ पर वापस भेजेगा, अपनी उस खास मिनरल यानी खनिज के बड़े शिपमेंट के साथ, जो उस बॉम्ब की विनाशकारी शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगा और इंसानियत मिट जाएगी। डेनियल घबरा गया। उसने पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, क्यों वो इंसानों को मिटाना चाहता है। इस पर रा ने कहा कि उसी ने इंसानी सभ्यता को उन्नति की राह दिखाई थी, मगर अब धरती के इंसान खुद अपने मालिक बन चुके हैं। वो अब उसके किसी काम के नहीं है, इसलिए वो उन्हें तबाह कर देगा। रा ने डेनियल को यूं ही जिंदा नहीं किया था। दरअसल गांव वाले डेनियल को भी भगवान समझ रहे थे, इसलिए उसने डेनियल को मजबूर किया कि वो पूरे गांव वालों के सामने अपने साथियों को मारे और ये ऐलान करे कि उन सबका एक ही भगवान है और वो है रा। कुछ ही समय बाद रा ने पिरामिड के बाहर सारे गांव वालों को जमा किया। जैक कवाल्स्की और उनका साथी फेरेटी, जो अब तक रा के कैद में थे, उन्हें सबके सामने घुटनों पर बिठा दिया गया। रा ने डेनियल को अपना वेपन दिया और उन तीनों को मारने का हुक्म दिया। डेनियल कांपते हाथों में हथियार लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक चमक पड़ी। उसने देखा भीड़ में खड़े सकारा और शाओरी उसे इशारा कर रहे थे। वे अपने कुछ दोस्तों के साथ उनकी कैंप से लूटे हुए हथियार लिए तैयार खड़े थे। डेनियल उनका इशारा समझ गया और तुरंत रा के हथियार से उसके ही लोगों पर हमला कर दिया। उसी पल सकारा और उसके दोस्तों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे भगदड़ मच गई और सकारा और शाओरी डेनियल, जैक कवाल्स्की और फेरेटी को छुपाकर वहां से भाग निकले और माइनिंग वाली गुफा में आकर छुप गए। इसी दौरान डेनियल ने जैक से फिर पूछा कि उसका प्लान आखिर क्या था, आखिर वो यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर क्यों आया था। जैक ने खुलासा किया कि उसे स्पेशल ऑर्डर्स मिले थे कि अगर मिशन में कोई भी खतरा नजर आए तो स्टारगेट को उड़ा देना, और खतरा सामने था इसलिए वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। इस पर डेनियल ने उसे याद दिलाया कि बॉम्ब अब रा के पास है और वो कल उसे अर्थ पर वापस भेजने वाला है, इंसानियत को मिटाने के लिए। जैक मायूस हो गया। उसे लगने लगा कि सब खत्म हो गया। वो केवल 2 सोल्जर के साथ रा के हथियारों का सामना नहीं कर सकता था और ना ही वो गांव के उन बच्चों को जंग में झोंकना चाहता था। तब डेनियल ने जैक को समझाया कि ये आजादी की जंग है और आजादी की जंग में छोटा या बड़ा, कमजोर या ताकतवर, हर कोई बराबर है। अगर वे सब एक हो जाएं तो कोई भी जंग जीत सकते हैं। इन शब्दों ने जैक के अंदर हौसला भर दिया। उसने कल सुबह ही वापस पिरामिड में जाने का फैसला किया। फिर अगली सुबह डेनियल ने देखा कि सकारा दीवार पर जीत की तस्वीर बना रहा था। उसे यकीन था कि आज वे जरूर जीतेंगे। उसने एक पिरामिड बनाया और उसके ऊपर 3 चंद्रमा, जो इस प्लेनेट की निशानी थी। उसे देख डेनियल की आंखें चमक उठी। उसे ये सिंबल जाना पहचाना लगा। उसने तीनों चंद्रमा को एक लाइन से जोड़ दिया। यही वो 7वां सिंबल था जो उस पत्थर से मिट गया था, इस ग्रह का सिंबल। यानी कि अब वो घर जा सकते थे। जैक, डेनियल और उनके साथियों ने रा पर हमला करने का प्लान बनाया। वो गुलामों के भेष में खनिज भरा एक कार्ट लेकर पिरामिड की तरफ बढ़े। तभी एक एलियन गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर जैक और उसके साथियों ने मिलकर उस एलियन को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर कासुब घबरा गया। उसे डर था कि इस गलती को उनका भगवान रा कभी माफ नहीं करेगा। तभी डेनियल ने उस एलियन गार्ड का मास्क हटाकर कासुब और सारे लोगों को दिखाया कि जिन्हें वो भगवान समझते हैं, असल में वो इंसान के भेष में एलियंस हैं। ये हकीकत जानकर कासुब भी सन्न रह गया। इसके बाद डेनियल, जैक और अपने बाकी साथियों के साथ पिरामिड की ओर बढ़ गया और जल्द ही वे खनिज लेकर पिरामिड के पास पहुंच गए। इस दौरान रा ने न्यूक्लियर बॉम्ब स्टारगेट के पास भेज दिया था। वो इस खनिज के साथ बॉम्ब धरती पर भेजने वाला था। जैक, डेनियल, शाओरी और कुछ लड़के खनिज लेकर पिरामिड के अंदर घुस गए और मौका मिलते ही उन्होंने रा के गार्ड्स पर हमला कर दिया। वे उन्हें गोलियों से भूनने लगे। हमला होते देख सकारा भी बाकी 2 सोल्जर्स और अपने साथियों को लेकर अंदर आने लगा, पर तभी गार्ड्स ने पिरामिड का दरवाजा ही बंद कर दिया और रा ने बाहर अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दिए
जो उन पर बम बरसाने लगे। सकारा और उसके साथी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की मशक्कत करने लगे। इस दौरान इधर पिरामिड के अंदर जैक, डैनियल और शाओरी ने सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया था और स्टारगेट रूम में पहुंच चुके थे। बॉम्ब वहीं था। जैक ने उसमें 7 मिनट का टाइमर सेट कर दिया और डैनियल से कहा, मैं यहीं रुकने वाला हूँ और तुम वापस जाओगे। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे जाते ही ये स्टारगेट नष्ट हो जाए। तुम्हारे पास स्टारगेट को एक्टिवेट करने के लिए बस 7 मिनट है। हालांकि डैनियल जैक और बाकी लोगों को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक गार्ड वहां आ धमका। उसने डैनियल पर हमला किया, मगर ऐन मौके पर शाओरी बीच में आ गई और खुद उसका निशाना बन गई। डैनियल ने फौरन उस गार्ड को खत्म कर दिया और जल्दी शाओरी के पास आया। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर शाओरी मर चुकी थी। डैनियल मायूस हो गया। इतने में ही ऊपर से वो गोलाकार दरवाजा खुला। डैनियल समझ गया कि वो टेलीपोर्टेशन रिंग नीचे आने वाली है। वो शाओरी को उठाकर वहां खड़ा हो गया, जिससे डैनियल और शाओरी टेलीपोर्ट होकर ऊपर रा की शिप में चले गए। और ठीक उसी वक्त रा का अंगरक्षक अनुबिस नीचे आया। जैक और अनुबिस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी ओर शिप पर डैनियल ने शाओरी को उस मशीनी ताबूत में डाला जो इंसानों को जिंदा कर सकती थी। खुशकिस्मती से उस मशीन ने शाओरी को दोबारा जीवित कर दिया। ये देख डैनियल की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर जब वो शाओरी को लेकर वापस लौटने के लिए टेलीपोर्ट रिंग्स के पास पहुंचा, तभी रा ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में एक डिस्ट्रक्शन डिवाइस थी, जिससे उसने डैनियल की खोपड़ी दबोच ली। डैनियल तड़पने लगा। इसी दौरान नीचे जैक अनुबिस से बुरी तरह पिट रहा था। बॉम्ब अब बस 3 मिनट में फटने वाला था। ये देख जैक ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और अनुबिस को पीट पीट कर टेलीपोर्ट रिंग के पास पटक दिया। जैक ने देखा था कि वो मशीन अनुबिस के हाथ में मौजूद एक बटन से एक्टिवेट होती थी। उसने वो बटन दबा दिया, जिससे रिंग नीचे आई और सीधा अनुबिस के गले पे गिरी, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसी पल उधर ऊपर रा की शक्तियां डैनियल को बस खत्म करने ही वाली थी कि तभी टेलीपोर्ट रिंग्स ऊपर से नीचे आने लगी। रा वहीं खड़ा था। वो डैनियल को छोड़ घबराकर पीछे हट गया। डैनियल ने रा के गले से अपना लॉकेट छीना और शाओरी के साथ नीचे टेलीपोर्ट हो गया। उन्हें जिंदा देखकर जैक की भी जान में जान आ गई। अब बॉम्ब फटने में केवल 2 मिनट बचा था। जैक ने बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश की ताकि डैनियल को वापस जाने के लिए कुछ और वक्त मिल सके, मगर रा ने बॉम्ब के सिस्टम में बदलाव कर दिया था। बॉम्ब डीएक्टिवेट हुआ ही नहीं। जैक और डैनियल की चिंता बढ़ गई। इसी दौरान बाहर कासुफ पूरे गांव को लेकर उनकी मदद करने आ पहुंचा था। उन्होंने बाहर मौजूद रा के गार्ड्स को मार दिया, लेकिन अब वे सब मौत के मुंह में थे, क्योंकि बॉम्ब जल्द ही फटने वाला था। उधर रा हार मान चुका था और मौत के डर से शिप लेकर भाग रहा था। ये देखकर जैक और डैनियल को एक आइडिया आया। उन्होंने मरे हुए अनुबिस के हाथ के बटन से टेलीपोर्ट डिवाइस नीचे लाया और बॉम्ब को उसमें डालकर वापस शिप में भेज दिया। तब तक रा का शिप इस प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। बॉम्ब जैसे ही शिप में दाखिल हुआ, उसी पल एक भयानक धमाका हुआ, जिससे रा अपनी शिप के साथ अंतरिक्ष में ही तबाह हो गया। पिरामिड के बाहर सब लोग आसमान में उस धमाके को देख रहे थे। अब वे सब आजाद थे। वे अपनी आजादी का जश्न मनाने लगे। कुछ देर बाद डैनियल ने स्टारगेट एक्टिवेट किया। घर जाने का वक्त अब आ चुका था, मगर डैनियल शाओरी से प्यार करने लगा था। उसने शाओरी के साथ उसी प्लेनेट पर रुकने का फैसला कर लिया। उसने कैथरीन की अमानत वो लॉकेट जैक को सौंप दिया। जैक डैनियल का शुक्रिया अदा करता हुआ अपने साथियों के साथ घर लौट गया। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो गई। उम्मीद है आपको स्टारगेट की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्टफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।